डेटा रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसके मैकेनिज्म के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इसी तरह जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हम आजकल यूज करते हैं डेली लाइफ में इन फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस, ये सारी जो होती हैं ये डिजिटल होती हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स या दो नंबर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर में जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसी तरह उसकी वायर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अगर तो इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में से पास हो रहा है तो मीन्स कि उसकी जो स्टेट है वो ऑन है, दैट इज नंबर 1। अगर पास नहीं हो रहा तो उसकी स्टेट जो है वो 0 है, दैट मीन्स इट इज ऑफ। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और 1 जो है कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर की लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, और इस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के हिसाब से ही जो है कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है कि यूजर का क्या इनपुट डेटा है या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे पास सिर्फ दो डिजिट्स यूज होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 और 1, और इसमें से इस एक डिजिट को, आइदर इट्स 0 और 1, उसको हम बोलते हैं बिट। It is derived from the word binary digit. Binary means two. We have only two digits, 0 and 1, जिनको हम बोलते हैं bit. अब ये एक digit है, ये एक zero है, means this is a bit. This one is also a bit. फिर 0 1 के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डेटा को, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को, डिफरेंट कमांड्स को, जिस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा जो सीपीयू है वो रिकॉग्नाइज करता है, उसको समझता है, डिकोड करता है कि इस इंस्ट्रक्शन का या इस कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 का क्या मतलब है। जो 1 बिट होती है वो हमारे पास जब कंबाइन होती है टोटल 8 बिट्स में तो वो बन जाती है इक्वल्स टू 1 बाइट। जिस तरह हमारे पास ये जो है इसमें 8 बिट्स हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये कंबाइन होके बना रही है हमारे पास 1 बाइट। अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 का अपना कोई मीनिंग होगा। इसी तरह जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी अपनी कोडिंग स्कीम होती है। डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स होती है हमारे पास, जिस तरह आस्की होती है, बीसीडी होती है, और भी बहुत सारी कोडिंग स्कीम्स होती हैं। उसमें कोडिंग स्कीम ये डिफाइन करती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स जो है, यानी कि 1 बाइट जो है, इसका मीनिंग क्या है। जिस तरह हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है 0 0 1, टेट्रा 0 0 एंड 1, तो आस्की इन कोडिंग स्कीम में इसका मतलब है अपर केस लेटर ए। सिमिलरली इसका मतलब है लोअर केस लेटर ए। तो ये कोडिंग स्कीम है आस्की। तो कंप्यूटर के पास जब 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन इस तरह से आएगा तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब है अपर केस लेटर ए, और अगर इस तरह से आएगा तो सीपीयू समझ जाएगा कि इसका मतलब है लोअर केस लेटर ए। मगर अगर उसकी कोडिंग स्कीम डिफरेंट होगी तो हो सकता है कि डिफरेंट कोडिंग स्कीम में इस कॉम्बिनेशन का मतलब ए ना हो, इसका मतलब हो बी। तो जो कोडिंग स्कीम आपका सिस्टम में यूज हो रही होगी, जो सीपीयू यूज कर रहा होगा, वो उसी हिसाब से इन बिट्स के कॉम्बिनेशन को इनकोड करेगा, डिकोड करेगा कि इसका मीनिंग क्या है। जिस तरह हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट में देखा था कि हमारे पास जो है वो मेमोरी भी होती है डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, जहां से सीपीयू जो है वो डेटा लेता है और डेटा इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच करता है और फिर उसको डिकोड करता है। इसी तरह जो हमारे सिस्टम है इसमें मेमोरी यूज होती है, प्राइमरी मेमोरी यूज होती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसको कहते हैं वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। ये मेमोरी जो है हमारी स्मॉल सी मेमोरी होती है जो कि मदरबोर्ड पे लोकेटेड होती है। जिस तरह यहाँ पर ये रैम मदरबोर्ड पे लोकेटेड है, इस मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, मतलब कि वो वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे जिसपे सीपीयू उस वक्त काम कर रहा है, इसलिए इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं।
बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी कहीं दूसरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होंगी परमानेंटली। जो आपकी मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी वो टेम्परेरी स्टोर होंगी, और कंप्यूटर उस टाइम पे जिस इंस्ट्रक्शन और जिस डेटा पे काम कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ वही आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होंगी, उसके अलावा बाकी और कोई मेन मेमोरी में नहीं होगा। जो मेन मेमोरी है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि वो एक जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल चिप से बनी हुई होती है, और इस तरह से एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है। उसमें डिफरेंट सेल्स और ब्लॉक्स होते हैं, हर सेल के अंदर एक बिट होती है। जिस तरह हमारे पास ये जो है 8 डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं, और इस हर सेल के अंदर एक एक बिट है। और ये सेल कंबाइन होके 8 सेल्स कंबाइन होके हमारे पास एक पूरा ब्लॉक बना देते हैं। जिस तरह ये एक हमारे पास पूरा ब्लॉक बन गया है, और इस ब्लॉक में जो एक ये है, ये हमारे पास है सेल। इस सेल में एक बिट स्टोर होगी, जिस तरह ये 1, और ये मल्टीपल सेल्स मिलके बना रहे हैं एक ब्लॉक। इसी तरह जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसमें डेटा स्टोर होता है, वो भी इसी तरह ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, और हर ब्लॉक में जो है 1 बाइट होती है, और 1 बाइट मिला के बनती है 8 बिट्स को, और हर सेल के अंदर 1 1 बिट होती है। ये सेल है, और ये 8 सेल्स जो है वो कंबाइन होके बना रहे हैं हमारे पास 1 बाइट। इसी तरह जब हमारे सिस्टम को सीपीयू को जो है वो डेटा चाहिए होता है सेल में से, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, तो हर सेल का हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है जो उसको एलोकेट कर दिया जाता है कि सीपीयू को जहां से भी डेटा चाहिए होगा वो उस सेल का एड्रेस देगा, और फिर इस सेल में से डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा सीपीयू को। जिस तरह यहाँ पर हमें शो हुआ है कि हर एक लोकेशन जो है वो यूनिक है, और हर लोकेशन का एक यूनिक आईडी है, एक यूनिक एड्रेस है। और डेटा इन हर सेल में जो है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। जिस तरह अब जब सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जिस डेटा के ऊपर काम कर रहा होगा वो हमारे पास आ जाएगा इस मेमोरी के अंदर, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ से हो जाएगा रिमूव, और उसकी जगह दूसरा डेटा आ जाएगा सेम ब्लॉक में सेम सेल्स में। और जब सीपीयू को डेटा चाहिए होगा तो वो इन सेल्स की लोकेशन बताएगा, इनका एड्रेस बताएगा, और उस एड्रेस पे से डेटा रिट्रीव हो जाएगा। तो मेन मेमोरी जो है हमारी टेम्परेरी होती है, इसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है जब तक कि उसकी जरूरत है, जब तक उस पे काम हो रहा है। जब उस पे काम होना बंद होता है तो वहां से रिमूव हो जाता है और नया डेटा आ जाता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के आपकी क्लासरूम है, उसमें 50 चेयर्स हैं, और हर चेयर को एक नंबर असाइन किया गया है, चेयर नंबर 1 2 एंड 3। अब जो भी स्टूडेंट आएगा वो चेयर 1 पे बैठ जाएगा, फिर 2 पे बैठ जाएगा, फिर 3 पे बैठ जाएगा। जो पहले आएगा वो चेयर नंबर 1 पे बैठ जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्लास में जो चेयर 1 पे स्टूडेंट बैठा था वो लेट हो जाता है, तो कोई दूसरा स्टूडेंट देखेगा चेयर 1 फ्री है तो वो उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो मीन्स चेयर्स फिक्स नहीं है, जो पहले आता है वो उस चेयर पे बैठ जाएगा। इसी तरह जो है हमारे मेमोरी का स्ट्रक्चर है और इसके सेल्स हैं कि जो सेल फ्री होगा, जो लोकेशन फ्री होगी, उसके ऊपर डेटा आएगा और वहां पे स्टोर हो जाएगा। और हर सेल का जो है वो हर लोकेशन का जो है अपना एक एड्रेस होगा, और उस एड्रेस को स्पेसिफाई करते हुए, उस एड्रेस को बताते हुए जो है वो सीपीयू मेमोरी से डेटा ले लेगा इन फॉर्म ऑफ बाइट्स। क्योंकि इस हर ब्लॉक में हर लोकेशन में जो डेटा है वो स्टोर है इन फॉर्म ऑफ बाइट, मींस इन फॉर्म ऑफ 8 बिट्स। जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा है कि इस लोकेशन में जो है वो 8 सेल्स हैं, और हर सेल के अंदर एक एक जो है वो बिट है। और जब सीपीयू को डेटा चाहिए होगा तो वो इस वाली लोकेशन का, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस देगा, और यहाँ से ये 8 की 8 बिट्स जो है वो सीपीयू के पास चली जाएंगी।
मेमोरी एक्सेस टाइम वो टाइम होता है कि जिस टाइम में डेटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड की जाती हैं, प्रोसेसर डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रिसीव कर लेता है। हमारी जो मेन मेमोरी है वो इस तरह से मैन्युफैक्चर हुई हुई होती है कि उसमें से डेटा हम रैंडमली कहीं से भी ले सकते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि हर ये जो लोकेशन है, हर लोकेशन का अपना अपना यूनिक एड्रेस है। इस लोकेशन का एड्रेस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, जो भी है, और हर एक का जो एड्रेस है वो यूनिक है। तो सीपीयू या प्रोसेसर जो भी एड्रेस देगा, उसने अगर इस वाले सेल का एड्रेस दिया है, तो इस वाले सेल में से डायरेक्ट जो है वो डेटा यहाँ से उठेगा और ट्रांसफर होके चला जाएगा सीपीयू के पास। और बेशक सीपीयू ने पहले सेल में से डेटा लेना है, पहली लोकेशन में से डेटा लेना है या आखिरी लोकेशन में से डेटा लेना है, टाइम एक जितना ही रिक्वायर्ड होगा, उसको जस्ट एड्रेस स्पेसिफाई करना है और उस एड्रेस में से डेटा सीपीयू के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो है डेटा यहाँ से एक्सेस होता है, और रैंडम एक्सेस होती है कि आप रैंडमली, जरूरी नहीं कि आखिरी ब्लॉक तक जाने के लिए आपको पहले सारे ब्लॉक्स से गुजरना हो तो यहाँ तक पहुंचे, आप डायरेक्टली जिस मर्जी ब्लॉक तक जा सकते हैं उसका एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए। इसलिए जो है हमारी मेन मेमोरी वो फास्ट होती है, और इसमें करंट इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, ताकि प्रोसेसर वहां से स्पीडली जो है वो डेटा एक्सेस कर ले। इसीलिए जो रैम होती है, जो मेन मेमोरी होती है, इसका एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर इस तरह से हुई है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जो आपकी मेन मेमोरी है आपकी हार्ड डिस्क से 200,000 टाइम्स जो है वो फास्टर है। इसी तरह जो हमारी मेमोरी है वो डिफरेंट साइजेस में आती है। मेन मेमोरी का जितना साइज ज्यादा होगा उतनी ही आपके सीपीयू की स्पीड ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि मेन मेमोरी जो है हमारी मदरबोर्ड के ऊपर एलोकेटेड होती है, और सीपीयू यहाँ से इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और डेटा ले सकता है। तो यहाँ पे सीपीयू को, रैम को या मेन मेमोरी को एक्सेस करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए जितनी ज्यादा ये फास्ट होगी, जितनी ज्यादा इसकी लोकेशन, इसका साइज ज्यादा होगा, उतना ही हमारे सीपीयू की स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डेटा हमारा फास्ट मेमोरी में आ जाएगा। तो जितनी ज्यादा रैम हम इंक्रीज करेंगे उसी तरह सीपीयू की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारे पास जो मेमोरी यूनिट्स हैं, सबसे पहला हमारे पास बेसिक यूनिट होता है बिट, जो कि बाइनरी डिजिट होते हैं 0 या 1। 8 बिट्स को मिला के हमारे पास बनता है 1 बाइट। इसी तरह 1024 बाइट्स को मिला के किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इस तरह से हमारी जो है वो मेमोरी के साइजेस को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स में। जो मेमोरीज है एक्चुअली हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें डेटा सिर्फ उस वक्त तक सेव रहता है, रिटेन रहता है, जब तक कि इलेक्ट्रिक पावर उसको मिल रही होती है कंटिन्यूसली। जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर बंद होती है, आपका सिस्टम शट डाउन होता है, वहां से डेटा हो जाता है रिमूव। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी है। इसी तरह आपके जो सिस्टम यूनिट पे रैम होती है, सिस्टम यूनिट को जैसे ही पावर सप्लाई मिलना बंद होगी, सीपीयू सारा कुछ बंद हो जाएगा और आपकी ये रैम में से, मेन मेमोरी में से डेटा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल है। और इसके कॉन्ट्रडिक्टरी जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। इसको अगर कंटिन्यूस पावर सप्लाई ना भी मिले तब भी इसमें डेटा सेव रहता है। तो इसीलिए हमारे कंप्यूटर का जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हम सेव करते हैं, वो परमानेंटली हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में सेव रहता है। जिस तरह हम कोई भी फाइल्स वगैरह सिस्टम में सेव करते हैं या कुछ भी सेव करते हैं, उसको बाद में हम ओपन इजीली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में सेव रहता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल हमारे पास है रोम, फ्लैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, ये सारी हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज हैं।